नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंटरव्यू 9 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है वो जाना माना चेहरा जो दिल्ली से लेकर बिहार तक चर्चा में है, मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद हैं, बात दिल्ली को लेकर ही हम शुरू करते हैं। एक तरह का टसल एक बार फिर नजर आ रहा है। हमने देखा आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर भी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया, क्रेडिट लेने की होड़ सी नजर आई। इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? इसके जिम्मेदार क्रेडिट लेने की होड़ रखने वाले सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। माननीय वीसी महोदय ने एलजी महोदय को चिट्ठी लिखा कि आप हमारे इस नए संस्थान का उद्घाटन करें। एलजी महोदय ने उनको कहा मुख्यमंत्री को भी बुला लेना ठीक रहेगा। अच्छा, ये बड़प्पन एलजी की और मुख्यमंत्री का एक छोटी सोच सोचिए। वो कहते नहीं, ये कैसे, भले मैं 341 करोड़ में 41 करोड़ दिया हूं, लेकिन मैं ही करूंगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी कह रही हैं कि केंद्र सरकार उनके किए गए कामों के, दिल्ली सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, उनको अपना बनाने की होड़ सी एक नजर आती है। पिछले 9 साल में 150 नई यूनिवर्सिटी, शायद अभी डेटा में चेक करूंगा, इससे भी कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, मैं सिर्फ याददाश्त पे बता रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बना करके इस देश को दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आतिशी जी का ज्ञान थोड़ा सा अल्प है, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को और मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार को बचाने में लगा है। दिल्ली से निकलकर थोड़ी बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी आजकल आप खूब नजर आ रहे हैं। रोल में किसी तरह के बदलाव की तैयारी है क्या? ऐसी चर्चाएं हमको भी बहुत सुनने को मिलती है। हमको भी कई लोग, तो देखिए, राजनीति में मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, लेकिन एक परम मित्र होते हैं। और जो परम मित्र लोग हैं ना, जो कटाक्ष करते हैं, वो चाहते हैं कि रास्ते से हटाया जाए, तो वो लोग बार बार मुझे बिहार भेजते रहते हैं। देखिए, मैं मूलतः बिहार का वासी हूँ, लगाव तो है ही आपका। लगाव भी है, बिहार को लेकर के चिंतित भी रहता हूँ, लेकिन मेरा अभी राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली है और यहाँ से मैं बिहार के बारे में अच्छा सोचता रहता हूँ, अच्छी सरकार बने उसकी पैरवी करता हूँ। बाकी तो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारा संसदीय क्षेत्र, और बाकी तो हम लोग क्या सिपाही हैं। सेनापति जिस दिन कहेंगे इस क्षेत्र में, सिपाही तैयार है। अच्छा, बिहार में लेकिन आप बाबा बागेश्वर के साथ भी नजर आए। क्या आप ये मानते हैं कि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व का नया ब्रांड बन गए हैं देश में? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, गुरु जी, उन्होंने सनातन का अलख जगाना शुरू किया है। हमारे बहुत महामनीषियों ने ऐसा किया है, लेकिन निश्चित रूप से आज युवाओं को जो प्रेरणा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिया है, उसको तो एक बार समझना पड़ेगा सबको। तो आप ये मानते हैं कि देश में सनातन का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं बाबा बागेश्वर? आवश्यकता भी थी और ऐसा हो रहा है। मैं जब खुद भी उनके साथ कई बार यात्राएं करता हूं, और जो यूथ जो कल तक टीका लगाना नहीं पसंद करते थे, आज वो टीका लगा के और जय सिया राम कहते हुए तेजी से मोटरसाइकिल से आते हैं और विश करते हैं उनको, तो मैं हैरान हूं। बयानों से तो बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसका ऐलान बाकी है, ऐलान करवाना है। तो आप मानते हैं कि क्या आप उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं? देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं उसको थोड़ा ब्रॉडर स्तर में समझने की बात है। वो बराबर क्या कहते हैं, लोगों को जातियों में बांट करके जो साजिशें हो रही हैं, उससे लोगों को उबरना चाहिए। नहीं तो हिंदू राष्ट्र भारत है, इसका ऐलान होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? आपकी पार्टी ऐसा मानती है? क्योंकि संविधान में तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात कही गई। हम उसी संविधान का सम्मान करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं। तो अच्छा, एक सवाल, जो तमाम इधर फिल्में आई, कश्मीर फाइल से सिलसिला शुरू हुआ, फिर केरल स्टोरी आई, अब एक 72 हूरे नाम से एक फिल्म आ रही है अशोक पंडित की। तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्मों से माहौल खराब होने का भी खतरा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी से, अब 72 हूरें आ रही हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। तो इस तरह की फिल्मों से क्या माहौल खराब होने का खतरा है? मुझे लगता है सबसे पहले ना
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करते हुए चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद केरल स्टोरी आई, कुछ लोगों ने कहा ये इस्लाम के खिलाफ है। मैं समझता हूं आज वो लोग चुप हो गए हैं। मेरे बहुत बहुत बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम मित्र हैं और स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो किसी तरह साजिश के तहत किसी लड़की को अलग धर्म ग्रहण करा के और उसको आईएस के पास भेजना, ये किस इस्लाम के समर्थन में लगता है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी इसे लेकर कुछ बातें कही थी अपने मन की, तो आपने ये कहा कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, आपने उनकी नीयत पर सवाल उठा दिया। जी, मैंने बहुत सोच समझ के कहा, मैंने तारीफ करते हुए कहा कि नसीरुद्दीन शाह साहब एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं दिखी। खासतौर से जब उन्होंने ये कहा केरल स्टोरी के बारे में, उसको नाजी से जोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह साहब का जो अभिनय क्षमता का जो महारत है, वहां जो उनकी देश के हमारे सभी वर्गों को एक चश्मे से देखने की जहां जरूरत है, वहां उनकी नीयत में खोट दिखी मुझे। अच्छा। लेकिन ये कहते हुए मैं जब सुना कि हम अपने बाथरूम के डंडों पे लगा दिए हैं अवार्ड, और मुझे इसका कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं समझ में आता, डोर हैंडल के तौर पे, तब मुझे लगा कि नसीरुद्दीन शाह साहब, आप न सिर्फ अपनी नीयत में खोट आपके है, बल्कि आप इतना अहंकारी हैं, ये हम तब नहीं जाने जब आपकी अच्छी अच्छी एक्टिंग देखें। अच्छा, राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर भी खासी आपत्ति जताई गई बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ अलग बात नहीं कही है, वही बातें कही हैं जो वो देश में भी कहते रहते हैं। तो आपत्ति किस बात की है? आपत्ति इस बात की है कि आप नरेंद्र मोदी जी को जो बोलना है बोलिए। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और उसी में आप कर्नाटक जीत जाते हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और ये जाकर के अमेरिका आपसे ठीक करेगा। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का बयान आता है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी है नरेंद्र मोदी। उसी देश में जहां आप बोल रहे हैं, तो जिस देश में बोल रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र की और नरेंद्र मोदी जी के लोकतंत्र के प्रति रवैये की तारीफ कर रहा है। और राहुल गांधी जी, आपको भारत का लोकतंत्र ही खतरे में लगता है। तब मुझे लगता है कि आप चीन के प्रवक्ता से या पाकिस्तान के प्रवक्ता से अलग नहीं दिखते हैं। पूरा मामला बढ़ रहा है, सरकार और पहलवानों के बीच कुछ मांगों को लेकर कम से कम सहमति बन सकती है। निश्चित रूप से बनेगी और न्याय होगा। विश्वास रखे देश, विश्वास रखे वो पहलवान और विश्वास रखे हर खेल प्रेमी। दुख उस दिन हुआ था जब पीटी उषा को पीटा गया था। एक सवाल बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसको आपने भी साजिश बताया। क्या ऐसे कुछ इनपुट्स मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि ये साजिश हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? क्योंकि इसको लेकर अगर हम वेस्ट बंगाल के आपके नेतृत्व की भी बात करें तो भी ये बात बार बार कही जा रही है। यहां तक कि टीएमसी को लेकर सवाल भी उठाए गए, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई। मैंने पहले दिन जब ये बात हुई, मैं भी सरप्राइज था, शॉक्ड था कि जहां 8 साल से कोई भी इस तरह की बड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई। हम हर तरह से हम रेलवे सेफ्टी के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हैं और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं समीर भाई। 8 साल तक कोई भी ऐसी बात नहीं। अचानक इतिहास की इतनी बड़ी दुर्घटना, हम सभी हिल गए। लेकिन जब ये पता चलता है कि इंटरलिंकिंग जो सिग्नल्स इलेक्ट्रिक उसका सिस्टम है, उसको छेड़छाड़ किया, फिर मैंने तभी 2 दिन बाद हमने कहा कि इसमें हमें साजिश की। मैंने कहा था कि हमें साजिश लगता है, क्योंकि जो रेगुलर रेलवे के कर्मचारी हैं वो ये रक्षक ही भक्षक हो जाए फिर तो बहुत खराब परिणाम मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जांच में जो सारे तथ्य हैं वो सामने आएंगे और जो सही तस्वीर है किसकी साजिश थी, अगर साजिश थी तो वो क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए।